हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। हम एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की रैपिड रिवीजन क्लास की सीरीज चला रहे हैं और यह तीसरी क्लास है। यदि आपने हमारी पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप वह क्लास देख सकते हैं। आज हम अपनी रैपिड रिवीजन क्लास 3 के अंतर्गत देखेंगे भारत का भूगोल में दर्रा, हिमरेखा एवं हिमनदी तथा भारत के भूगोल में दूसरा टॉपिक होगा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आधुनिक इतिहास में देखेंगे जन आंदोलन और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दर्रा, हिमरेखा एवं हिमनद। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में हिमरेखा 4300 मीटर पर पाई जाती है। औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों, बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। काराकोरम कहाँ पड़ता है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत। तो काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों, बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और पार हिमालय के पर्वतों में विद्यमान हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और पार हिमालय के पर्वतों में विद्यमान हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर और ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं जिनमें सियाचिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है और यह इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से
4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। मिलान हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी, ये गौरी गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। किसकी? काली नदी की सहायक नदी है, का उद्गम होता है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चिन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये इसमें क्या बता रहा है? सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन बता रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चिन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, लेह के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी मतलब बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों लगभग 5540 मीटर या फीट में 18,176 फीट में से एक है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है काराकोरम दर्रा की? लगभग 5540 मीटर या 18,176 फीट। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5890 मीटर। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला पास या जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ जिलों से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ जिलों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग और अब बनिहाल काजीगुंड रेल सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग और अब बनिहाल काजीगुंड रेल सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकीला दर्रा, सिपकीला शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रे से मनाली से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। बड़ा लाचा दर्रा मनाली से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। टांगलांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। टांगलांगला दर्रा लद्दाख में है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतियाला या डूंगरीला भी कहा जाता है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतियाला या डूंगरीला भी कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। इन दोनों दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर या फीट में 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम में नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं पर ये हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है। चलिए आज का दूसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली संपूर्ण एनसीटी के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले और राजस्थान के 2 हैं अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। तो एनसीआर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संपूर्ण एनसीटी आता है और हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हुए? टोटल हुए 8 जिले। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं और राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूंकि हम उत्तर प्रदेश की जो है एलटी परीक्षा देंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश विशेष भी पूछा जाता है, तो इसलिए यह बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है या कितने केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करती है। राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां छत्तीसगढ़, 6वां झारखंड और 7वां है बिहार और 8वां है उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई हैं। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगी हुई हैं। 2 राज्यों से लगी हुई है केरल की सीमा, किन किन से? कर्नाटक और तमिलनाडु से।
तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कुल 3 राज्यों से और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई हैं। मतलब तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसको तमिलनाडु की सीमा टच कर रही है? वो है पुडुचेरी। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। यह अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर पूर्व में हमारा सिक्किम भी पड़ता है, लेकिन सिक्किम इन 7 सिस्टर्स में नहीं आता, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 सिस्टर्स वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ये 7 प्रदेश हैं: अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, 6वां नागालैंड और 7वां त्रिपुरा। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर्स वाल के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यहाँ हमारा भूगोल का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला भी टॉपिक समाप्त होता है। चलिए चलते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत। आज का टॉपिक है जन आंदोलन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी के मध्य हुआ। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 ईस्वी में। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो ये बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम का पहली बार गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गायन किया गया। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्या? रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। पश्चिमी बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। भगत जवाहरमल को सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। भगत जवाहरमल को सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इस पंथ को उत्तरी बंगाल के करम शाह या करीम शाह ने चलाया था। पागल पंथ
एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इस पंथ को उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। करीम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू या टीपू ने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। करीम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू या इनको टीपू नाम से भी जाना जाता था ने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू या दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। खोंद या गोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोंद या खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोंड आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। खोंड आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों या खोंडों ने विद्रोह किया। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 ईस्वी के मध्य बुद्धो भगत ने किया था। बगेरा विद्रोह 1818 से 1819 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बगेरा विद्रोह 1818 से 1819 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1855 से 1856 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। 1855 से 1856 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। दिकुओं अर्थात बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। दिकुओं मतलब बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्या, चलिए फिर से पढ़ते हैं। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कमिश्नर, जो भागलपुर के कमिश्नर थे उस समय, ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ।
गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। गुरु गोविंद, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। गुरु गोविंद को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा विद्रोह सरकारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, सरकारी कह गया, सरदारी लड़ाई के नाम से। मुंडा विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। इन्हें जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। उन्हें जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा ने कहा है कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा का कथन है, दिकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तीन फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। हौजहो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित था। हौजहो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। हमारा यहाँ पर आधुनिक भारत का जन आंदोलन टॉपिक समाप्त होता है। अब चलिए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम आज टॉपिक पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक वंश। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, या इसी को गाजी मलिक तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। खुसरो शाह को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने
दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। खुसरो शाह को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। क्या? गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल मुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है, इसका अर्थ हिंदी में सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया। फिर से देखते हैं इसे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? सुल्तान ईश्वर की छाया है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संख्या दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संख्या दी गई थी। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसका कार्यकाल क्या था भारत में जब ये आया था? 1333 से लेकर 1342 ईस्वी। इब्न बतूता भारत में जब आया 1333 से लेकर 1342 ईस्वी तक, और ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी में भारत पर आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था।
20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अक्सर यह कथन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने क्या लिखा है। तो उनका कथन है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। दीवान खैरात विभाग गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दीवान खैरात विभाग गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान इकदला का नया नाम आज़ादपुर और पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान इकदला का नया नाम आज़ादपुर और पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में, से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपरा को वहाँ से 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया। जो टोपरा है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नासिरुद्दीन महमूद शाह कार्यकाल 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के
स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। यह कथन नासिरुद्दीन महमूद शाह के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नासिरुद्दीन महमूद शाह के लिए कौन सा कथन प्रचलित था? शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। मित्रों, यहाँ हमारा आज का तीसरा टॉपिक भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया अपने मित्रों से, अपने घर में जो छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।